मेहनत करना होगा, बढ़ा देना होगा अपने तरफ से वर्क, ठीक ना। ताकि समय से हम लोग इसको कंप्लीट कर पाए। और चलो, कुछ है कितना बात किया है, क्या इसमें डाउट है या ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में कोई डाउट है तो शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए ही। सर जो जीएसटी का सर एक तो एग्जाम्पल बतलाए हैं ना, मैन्युफैक्चरर फिर होलसेलर, हम्म। उसको सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, वो समझ में नहीं आया सर। ओके, रुको मैं शेयर कर देता हूँ लेक्चर नंबर। उस पे तो मैं यही करके माइनस करके बताया था। अच्छा फिर भी बताता हूँ, रुको। लेक्चर नंबर कितना है? 32। 30। 32 ही 32 है सर। 32 32। अच्छा 32। 33 नहीं देखे हो ना? देखे हैं सर, सारा वीडियो देखे देखे हैं हैं। सर, वो भी देखे हैं सर। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? हाँ? यस यस सर सर। भी। यस सर। ये ना, यस सर। यही है ना? यस सर। देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, मान लेते हैं जो आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक। आप जो उत्पादन किए उस वस्तु का, तो जो इनपुट लागत आई वो 1000 आई, या जो भी आप उस पर भी मान लीजिए कि इनपुट लागत के साथ आप अपना जो है कि प्रॉफिट भी उसी में रख दिए हैं, तो आप 1000 पर उस पार्टिकुलर कमोडिटी को मैन्युफैक्चर किए यानी बनाए। वैल्यू एडेड, सॉरी, वो हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग यानी इनपुट, जो इनपुट है उसका 1000 लागत हो गया। अब वैल्यू एडेड, वैल्यू क्या कि आप कुछ उसमें वैल्यू ऐड कीजिएगा, जो तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना, आप बनाए तो 1000 मान लेते हैं आपने वैल्यू ऐड किया। वस्तु की कीमत कितनी हो गई दोनों मिलाकर? 11 सर। 11,000। अब जो है कि जो रेट है वो कितना है? 10% है ना? तो 10% के रेट से 11,000 पर कितना होगा जीएसटी? अरे एक जीरो कट जाएगा तो कितना होगा? 1100। 1100। 1100 जीएसटी हो गया। यानी वस्तु की अभी जीएसटी के साथ प्राइस 11,000, 1100, 100 ना, 11,100 होगा, यही ना होगा? ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 12,100 सर। अच्छा सॉरी, हाँ 12। 12,000। हाँ हाँ हाँ, 12,000, 11,000, 1,000, 12,100 होगा, सॉरी। अब जो है कि आपको यहाँ पर जीएसटी कितना लगा? एक एक 11,000 तो ये था, जीएसटी रियल में कितना यहाँ लगा? 10%। 1200 लगा ना? ये 11,000 हुआ ना? अच्छा अभी फिर आप भूल जाइए, 11,000, 1100 हमारा जीएसटी हुआ ना यहाँ पे, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए होलसेलर को आप कितना में वस्तु बेचे? 12,100 में बेचे है ना? ये तीनों जोड़ दे तो होलसेलर को परचेजिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 12,100। हाँ यस सर, सर। 12,100। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जो होलसेलर है उसको जीएसटी इसीलिए प्लस लगा रहा है, अलग छोड़ दिया। तो कितने में खरीदा? यानी 11,000 में खरीदा है, जीएसटी को छोड़कर कितना में खरीदा है? क्लियर है ना? यस एक्स सर। लगा दिया, यानी एक्सक्लूडिंग जीएसटी 11,000 में खरीदा। अब 11,000 में खरीद कर फिर ये क्या किया? 1,000 अपना वैल्यू ऐड किया, मतलब इसको भी कुछ फायदा होना चाहिए।
मिडिल मैन है तो इस वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा? 11 12,000। इसके लिए 12,000 कीमत होगी। 12,000 का 10% कितना हो गया? 1200। 1200। तो 1200 इसने जीएसटी दिया, तो इसको 12,000 प्लस 1200, ठीक है, 13,200 हुआ ना? यस सर। बोलते जाओ, क्या कंफ्यूजन है? यस सर, यस सर, नो सर। हाँ, अब मेरे पास चौक नहीं है कि मैं बता सकता हूँ। एक्चुअली ये मुंह उतना नहीं करता है, इससे बताता हूँ फ्रेंड से। अब देखो कमेंट सेक्शन। अब उसके बाद रिटेलर हो, बहुत कम आ रही क्या करें? गूगल मीट पे कर दें? ठीक तो है सर। ठीक है ना? देख लेना, नेटवर्क ठीक है। कभी 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 प्रॉब्लम आ जाता है टाइम पे। क्लियर तो आ रहा आवाज सर आपकी। अच्छा, अब देखिए, अब ये परचेज कॉस्ट होलसेलर का था एक्सक्लूडिंग जीएसटी 11,000। अब ये जो रिटेलर का परचेज कॉस्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा? 12,000 होगा ना? यस सर, होगा। अच्छा सर। ठीक है। अब इसने वैल्यू कितना ऐड किया? 1,000। सबको चाहिए कुछ ना कुछ फायदा, है ना? हाँ सर। तो यस वस्तु सर। की कीमत कितना हो गई यहाँ पे? 13,000। 13,000 का 13,000। 10% 1300। वेरी गुड। और इसका 10% 1,300। अब यदि आप इसमें सही से कैलकुलेट कीजिए तो टोटल जीएसटी कितना है? तीनों जीएसटी जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 3600 सर। 1100 हुआ सर। आप फिर यहाँ पे कितना लगा? 1200, 1,300, कितना हो गया? जोड़ने पे तो 3600 ऐसे आ रहा है सर, लेकिन नेट निकालेंगे तो अब देखिए वहीं कैसे इस सब टैक्स के अदर प्रॉब्लम को जीएसटी खत्म किया वो देख रहे हैं। 3600 आ रहा है। अब देखिए, हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि ये क्या किया कि जो इनपुट पर पहले ही टैक्स दिया जा चुका है उसको घटा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जीएसटी डिपॉजिटेड बाय मैन्युफैक्चरर इज रिफंडेड टू होलसेलर। सो at the level of wholesaler जीएसटी यानी जीएसटी पेड माइनस जीएसटी रिफंड। तो पहले जो इसने कितना जीएसटी पेड किया था होलसेलर? बताओ। 1200। अब मैन्युफैक्चरर जो है वो रिफंड कर दिया जाता है इसको। मैन्युफैक्चरर कितना पे किया था? 1100। 1100। तो इसने जो है कि 1200 पे किया, मैन्युफैक्चरर ने 1100 पे किया। तो रियल में कितना पे किया? इसको 1100 जो मैन्युफैक्चरर पे किया था वो रिटर्न कर दिया गया। कहा गया कि नहीं भाई, इसमें पहले पैसा मिल गया है इनपुट वाला, तुम ही पकड़ लो 1100, 100 छोड़ दो जो तुम 1,000 रुपया अलग से जोड़े हो उस पर हम 10%। तो 1,000 का 100 हुआ। यस सर। अरे कहने का मतलब जो वैल्यू एड हो रहा है उसी पर ना टैक्स, बाकी तो पीछे तो 11,000 पर तो सब दे चुका है पहले ही मैन्युफैक्चरर। क्या डाउट है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं समझ में आ उसी रहा पे है लगेगा सर। सर जीएसटी। अच्छा, अब देखो उसी प्रकार यहाँ पे 1,300 आई बोला कि ये होलसेलर वाला घटा दिया जाए। बोला होलसेलर कह रहे हम तो दे चुके हैं 1200 उसको, तो 1,300 यानी रियल में 1,000 ही वैल्यू जोड़ा तो 1,000 का 10% इसको देना होगा। तो 100 यदि देखो तो 100 ये देगा, 100 ये देगा और 1100 ये दे दिया, तो टोटल कितना हुआ? 1300। जीएसटी 1,300। अभी डाउट है तो बोलो। नहीं सर, वही सर समझ में नहीं आ रहा था सर, उसमें कहाँ से हो जा रहा है। हाँ यही चीज है। तो सिंपल शब्द में जान जाओ कि ये जो वैल्यू एड हो रहा है इसी पे जीएसटी लग रहा है। ऐसे भी निकाल लो। यहाँ पे एक 11,000 रुपये पे कर दिया 1,100, उसके बाद यहाँ पे 1,000 जुड़ा है, तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपया। 100 रुपया। यहाँ पर कितना जुड़ा है वो एक सेकंड मैंने रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया। यहाँ पे और सब लोग हो ना एक बार मार देते हैं डाउनलोड भी, कभी कभी भूल जाता है आदमी बीच बीच में अटेंडेंस। अब देखो,
तो 100 और ये 1000 पर कितना जीएसटी हो जाएगा? 100 तीनों जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1300 आएगा ना इसके बराबर। हाँ सर। यस सर आएगा। So here the problem of cascading taxes has been eliminated through use of input credit. Cascading समझते हैं? हाँ? अरे बोलो तो। नहीं सर, बता दीजिए सर। कैस्केडिंग का मतलब होता है करण इज देयर और नॉट? यस सर। करण यस सर। ओके। अब जो है कि देखिए कैस्केडिंग का मतलब होता है कि टैक्स पर टैक्स लगाने से कर में उछाल आ जाना। यदि रियल में देखिए तो हम लोग कितना पहुंच गए थे, टैक्स पे टैक्स लगते गया, कोई पीछे से घटते ही नहीं गया, कीमत बढ़ के हो गई 3600 रुपया, तो ऐसे ही बढ़ गया बिना मतलब के। तो यानी कर लगाने से जो कीमत में उछाल आ जाता है उसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो उससे इसको जो है जीएसटी ने एलिमिनेट किया। वैसे ही वैट भी है, वैट का भी सेम ही कंसेप्ट था, ठीक ना, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन अभी जीएसटी सब कुछ समाहित कर लिया आपने अंदर। हुआ क्लियर? हाँ सर। सर यहीं से तो मेरा एक सर डाउट था कि जैसे एक बार सर कपड़ा दुकान में गए थे तो शॉपकीपर, मतलब उस टाइम सर नया नया ही जीएसटी आया था, तो सर बोला वो कि जीएसटी आने से बहुत हम लोग को घाटा है, ये अच्छा, बोला था सर। तो उस टाइम हमको क्लियर नहीं हुआ था सर कि क्या घाटा उसको हो रहा था पहले से। लेकिन अभी सर लगा कि कैस्केडिंग जो लेता था एक्स्ट्रा वो सर नहीं ले पाएगा। अब कहने का मतलब कि जीएसटी उसको क्या करना हो गया ना कि अब ये आपने प्राइस रख दिया। एगो जाओगे तो प्रमोद लड्डू में उधर गांधी मैदान की तरफ है, कोई खाना खाया है? यस सर खाए हैं सर। उसमें देखा ना टैक्स अलग से, लाइट कट गया है, कभी भी सिस्टम बंद हो जाएगा तो मैं मोबाइल से लूंगा, ठीक ना, जब तक आवाज जा रहा है तब तक। तो उसमें जो है कि बताता है, उसमें जब जाओगे ना तो तुम्हारा बोलेगा कितना का, तो 100 रुपया ये है जो मेनू चार्ट है। जब बिल देगा ना तब 10 रुपया ऊपर से जीएसटी तुम ही पे कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। उसका बिल देखे हो? हेलो? बिल देखे हैं तो सर। नहीं देखे सर, देखे हैं लेकिन सर। जीएसटी अलग तो उसमें यस एडेड सर, रहता है। देखते हैं सर। हाँ, तो बहुत सारा, तो वो क्या करता है, इसीलिए उन लोग से इनकम टैक्स भी अलग से वसूला जाता है, सबको पता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली में हम इससे ज्वाइन कर लेते हैं, सिस्टम बंद हो जाएगा मोबाइल से, ठीक ना। हाँ, तो आप समझे ना कि ये चीज है। अच्छा, एक चीज और है था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, हालांकि वो चीज पढ़ना नहीं था, फिर भी आप लोगों ने बात छेड़ी तो मैं बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का भार सबसे ज्यादा अधिक गरीबों को पड़ता है। कैसे गरीबों को पड़ता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो वस्तु परचेज करके छोटी छोटी चीजें कंज्यूम करने वाले व्यक्ति हैं, वो गरीब व्यक्ति है, सबसे ज्यादा परचेज करके यूज करता है। अमीर लोग जो है उसका प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो अपना कमाई का जो मैक्सिमम पार्ट जो है अपने खर्चा पर, जीविकोपार्जन पर खर्च करता है। इसलिए वो जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हर वस्तु पर ही इनडायरेक्ट टैक्स लगा, तो आप जो भी खरीदिएगा उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। एक चीज आप इसके रेशनलाइजेशन जो किया गया है टैक्स में कि भाई आप यहाँ 5%, 10%, 16%, 18% जो है ना, मतलब जो जैसे जैसे इतना इतना परसेंट, वो पता है क्यों ऐसा किया गया है? एनीवन? बोलो। सर क्वेश्चन नहीं समझे सर नहीं। क्या। जैसे रेट फिक्स किया गया है ना टैक्स का, 5 रेट। यस सर, उसमें 5% है, बारह यस सर परसेंट फिक्स किया गया है सर। उसमें डिवाइड किया गया है, कहाँ वो कौन उतना कितना। क्यों? साउंड क्यों कम आ रहा है? सर, साउंड बहुत कम आ रहा है। आपका सही आ रहा है सर। सर उसमें इसलिए किया गया है ना सर, क्योंकि लग्जरियस जो जो आइटम होते जा रहा है सर उसका बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग जीएसटी, और जो जो नेसेसरी यानी डेली यूसेज का है सर उस पर कम जीएसटी लगने से क्या होगा सर कि आम लोगों को ये फायदा रहेगा सर। ओके, एक सेकेंड, एकदम बहुत साउंड कम आ रहा है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। सर फोन का साउंड देखिए सर। साउंड साउंड बढ़ने
ये चीज था, ठीक ना। और क्या आप बोल रहे थे, किसी कोई बोल रहा था, मैं सुन नहीं पाया। सर वो जो आप पूछे सर कि जीएसटी पे अलग अलग ये रखा गया है, वही ना सर। हम्म हम्म। तो सर उसका रखने का तो मेन कारण यही है सर कि लग्जरियस आइटम पे हम लोग ज्यादा जीएसटी लेंगे, क्योंकि वो उसका डिमांड सर हायर इकोनॉमिक वाला लोग ही करता है ज्यादा, और ये जो डेली बेसिस पे जो यूसेज होता है उसका हम लोग जीएसटी कम रखेंगे ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ यही, वेरी गुड। वही चीज है कि मतलब अमीर पर ज्यादा टैक्स लिया जाए अमीरों से, गरीबों से कम टैक्स लिया जाए, ठीक ना। यही चीज है। हाँ, और कोई सर मेरा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ, इस बार सोलर प्लेट्स पे शायद जीएसटी का रेट बढ़ा है, अच्छा। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग का ऊर्जा का स्रोत खत्म होते जा रहा है और ये सोलर प्लेट पे टैक्स बढ़ाती जा रही है, जीएसटी। इसका एक क्या कारण चीज हो सकता एक चीज जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी और कंट्री, ठीक ना, ये है? यस सर। वैरी करता है कि कौन वस्तु लग्जरियस है, कौन वस्तु बेसिक नीड्स है। अब यदि आ, अमेरिका जैसे कंट्री में और जापान जैसे कंट्री में कहा जाता है कि अमेरिका में झाड़ू मारने वाला भी फोर व्हीलर से आता है, तो यदि फोर व्हीलर से आता है, टू व्हीलर से, तो वहां पर माना जाता है कि ये बेसिक नीड्स है। ये अब ये चाहिए ही चाहिए, जैसे घर में हम लोग को साइकिल चाहिए ही कहीं जाना है तो, है ना। तो यस वो सर। बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो गरीब लोग हैं जो कार और सिंपल आते हैं, इस तरह के कार रखते हैं, इस तरह कैटेगराइज किया गया है। अब एक चीज, यदि इंडिया में वो कोई कार से आने वाला कोई बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, तो कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाता है। क्यों? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, तो हमारा जो है कि परचेजिंग पावर, कैपेबिलिटी, हमारा इकोनॉमी स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम, सब जो है कि, अब गवर्नमेंट को इनकम चाहिए, वो भी देखता है। एक चीज मैंने पढ़ाया था कि कोई का प्राइस फ्लैक्चुएट करता है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको याद होगा कि डिमांड से, है यस ना। सर। हाँ सर। डिमांड है हो तो यस सर, सकता यस। है कि प्राइस बढ़। बहुत, ये एक इसका कंपोनेंट ये भी हो सकता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है कि इसलिए प्राइस बढ़ा रही हो कि इसका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा हो, सॉरी ये बढ़ा रही हो जीएसटी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात बताएं सर। ये जो अदानी है सर, वो सोलर प्लांट का बहुत बड़ा ये लिया है सर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो काफी मात्रा में सोलर पैनल सर लगा रहा है गुजरात में और हर जगह सर, हैवी अमाउंट जिसको कह सकते हैं सर। तो ये चीज भी है, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं हो सकता है ना। अब रही बात कि कौन लोग देखना, कोई कभी, एक हम अभी देख रहे थे कुछ कुछ वस्तुओं को जो 5% वाला में रखा गया था, उसको निकाल कर 10% में कर दिया गया है। तो कुछ कुछ वस्तु को इधर उधर किया गया है। अब इसका कोई ये भी हो सकता है उद्देश्य की इनकम कमाया जा सके, ज्यादा गवर्नमेंट को आए और इसकी डिमांड ज्यादा है ना। या ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं, इंडिया के लिए ये वस्तु लग्जरियस नहीं रहनी चाहिए। जो भी हो, ये कहना थोड़ा सा ये है क्या हेलो क्वेश्चन। सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर हाँ जीएसटी अल्कोहल और पेट्रोलियम पर सर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। हाँ सर आप हाँ लेक्चर में बताए थे सर, हाँ। बट सर आज के डेट में देखा जा रहा है सर कि ये दोनों सर, इसका रेट प्राइस बहुत ज़्यादा है सर। पेट्रोलियम का हो गया, अल्कोहल वगैरह का हो गया, इसका सर प्राइस ज़्यादा है। बशर्ते इसमें सर जीएसटी लगा ही नहीं है, तो प्राइस इसमें ज़्यादा कैसे हो गया? जीएसटी इसमें जो इसमें जीएसटी नहीं लगा है ना, लेकिन ये स्टेट लिस्ट में आता है। जैसे क्या है कि दो, लिक्वर और जीएसटी को जीएसटी से बाहर रखा गया है, लिक्वर और पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है, मैंने ये बोला था। और जीएसटी इसका बाहर रखने का उद्देश्य है कि ये स्टेट के हैं, इनकम के दो बड़े स्रोत हैं किसी भी राज्य में। उसके आय के सबसे बड़े जो स्रोत होते हैं वो ये दोनों हैं। एक तो लिक्वर, जो हम क्या जिसको बोलते हैं, ये शराब शराब अल्कोहल। सर। अल्कोहल। अल्कोहल और और दूसरा, पेट्रोल और ये क्या बोलते हैं दूसरा, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम। इसीलिए पेट्रोलियम। तो इस पे जो भी टैक्स लगाता है
वो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। इसीलिए आप पेट्रोल का कीमत अभी देखिएगा, बिहार में कुछ और रेट है, दिल्ली में कुछ और है, वेस्ट बंगाल में कुछ और है, हर स्टेट में अलग अलग रेट है। और कंपैरेटिवली देखिए तो बिहार सरकार का तो इनकम ही खत्म है, शराब से कुछ भी इनकम नहीं है इसका, ठीक ना। तो हाँ किसी जो भी है, कंट्री से हेलो सर, किसी कंट्री से अगर पेट्रोल को लिया जा रहा है सऊदी अरबिया से, सर तो उस पर तो जीएसटी लग ही रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसे पहले इसका मतलब कि आपने 3 लेक्चर नहीं देखा, 21, 32, 33 देखे हैं सर। ना देखे हैं तो उसमें नहीं बताए थे, एक्साइज ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सारी चीज बताए नहीं है, कस्टम ड्यूटी। यस सर, यस सर, हाँ वो तो बताए हैं। तो ये चीज है कि वो इसीलिए तीनों लेक्चर एक ही में है, मतलब उसको मैं भाई लेक्चर वाइज मार्केट कर दिया हूँ ना, कि लड़का 1 घंटे में बोर हो जाएगा देखते देखते। तो कोई भी बच्चा, तो इसलिए जो है कि हर जगह से है ना उसका, वहां से जैसे मान लेते कैसे आता है ना पेपर में, क्या है कोई विपक्षी बोलता है कि वहां से तो 23 रुपया लीटर मिल रहा है और गवर्नमेंट यहाँ 80 रुपया 90 रुपया लीटर भिजवा रही है। बहुत सारे रेट, कुछ वहां कस्टम पे लगा, फिर यहाँ लगा, डिफरेंट स्टेजेस बने हैं, और इस तरीके से उसका जो है एडेड होते 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 यहाँ तक पहुंचता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट की इनकम की स्रोत है सबसे बड़ा, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट तो अपना कितना आय इसको जनरेट करना है। तो हालांकि पब्लिक के कुछ हित को भी ध्यान में रखा ही जाता है, 100% तो नहीं, तो रखकर ही उस पर फिक्स करती है जो भी टैक्स होता है। सर यहीं से सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर, जैसे हाँ पेट्रोलियम तो ये रखा नहीं गया सर जीएसटी में, तो उसमें सेंट्रल भी कुछ टैक्स लेता है और स्टेट भी सर लेता है। तो सर अभी देखा जाए तो लगभग सारे स्टेट में 100 के करीब एवरेज पहुंच ही चुका है सर। वही देखा जाए सर कि इसका क्रूड ऑयल जो सर आता है उसका प्राइस 2014 में सर 57 रुपीज था पर लीटर, तो, और अभी सर उस समय 2021 में 53 ही है सर, यानी और कम ही गया है सर। फिर भी सर 216% का जो इंक्रीमेंट हुआ है सर, वो सर क्यों हुआ है सर, मतलब कि रहना चाहिए था जैसे 2014 में था सर 60 से 70 के बीच में इसका प्राइसिंग। देखिए तो सर एक्चुअली क्या है ना कि प्राइस हल्का फुल्का वृद्धि तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो भी एक मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन इन द सेंस कि किस प्रकार से वो एक तरह से अट्रैक्ट करता है जो भी उसके बिजनेस में है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों इतना बढ़ा, इस पे देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने हर हर साल जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के वर्कर्स हैं या चाहे जो भी पेंशन भोगी लोग हैं, चाहे और सारे जहां से कि गवर्नमेंट देती है, पैसा देती है, तो कुछ ना कुछ रेट से उनकी सैलरी बढ़ी, डीए बढ़ी, महंगाई भत्ता बढ़ा, तो वो बढ़ा। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें कि उसको वेरीफाई करने के लिए उसको कोर्स में पैसा तो चाहिए ना, पैसा फिर का उगाही कहाँ से करेगा। तो एक फैक्टर ये है जिसके वजह से ये बढ़ता है, क्योंकि दूसरा रीजन नहीं, दूसरा कोई इनकम का स्रोत यदि बिहार को ही आप ले लीजिए तो कोई भी इनकम का स्रोत इसके पास नहीं है बिहार को। हाँ सर। तो ये एक फैक्टर इसमें हो जाएगा। हालांकि वैसे चलिए हम लोग ज्यादा जीएसटी पर डिस्कस किए, लेकिन जीएसटी ही आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली देखा मैंने कि सब टैक्सेज जितना पढ़ना है वो सब धीरे धीरे खत्म है, तो इसीलिए मैं सबको जीएसटी में ही सर मर्ज कर दिया है। हाँ सर वो बात है सर। इसमें था सर कि फिर भी सर कंपेरेटिवली देखा जाए तो इंडिया का सर मैक्सिमम है, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब सबसे सर हाईएस्ट है, एकदम काफी ज्यादा हाईएस्ट है सर। इंडिया गवर्नमेंट सोच रही है कि ज्यादा पैसा हम ही लें, ज्यादा जनता से वसूले। ये देखिए एक्चुअली ये डिपेंड करता है पॉलिसी डिजाइनर और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं कि हमें जो इनकम जनरेट करना है वो किस स्रोत से कितनी इनकम जनरेट करनी है। अदरवाइज अभी जो कृषि कानून में आया है तो एक हिसाब से एक स्टेप्स है टुवार्ड्स कमर्शियलाइजेशन ना। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो उस फील्ड में जो है कि एक्सीलेंट प्लेयर है, वही उसका बेनिफिट ले सकता है। अदरवाइज कितना भी कोई फायदा दे दिया जाए, एक आम किसान खेत में काम करने वाला क्या उसका फायदा ले सकता है कभी? नहीं सर।
उसी प्रकार है। सर और एक यूनिट हाँ सर, लेक्चर 33 से सर एक क्वेश्चन है सर कि जैसे ये स्टॉक जो सर हो जाता है फिनिश प्रोडक्ट का काफी मात्रा में, तो वो तो सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ठीक है सर कि लॉस या उसका कमी नजर आता है सर उसमें। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना सर कि वही स्टॉक को दबा देते हैं और प्राइस जब हाई होता है तब उसको सर बाहर निकालते हैं। तो सर इसको, हाँ तो इसको तो मैं बताया हूँ, जैसे कि स्पेकुलेट, एक एक लेक्चर होगा आप इसका मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला नहीं सेक्शन देखे हैं बढ़िया से। सोर्सेज सर ऑफ लेक्चर फाइनेंस, नंबर 30 से 33 तक देखे हैं सर। अब पता नहीं लेक्चर नंबर कौन है, वो सबसे बड़ा लेक्चर वही है, हमको लगता है कि 53 मिनट का होगा वो लेक्चर। तो उसमें मैं बताया हूँ कि 3 पर्पज से व्यक्ति पैसा रखता है, उस सेंस में, पैसे के सेंस में, स्पेकुलेशन, प्रिकॉशनरी और एक ठो है ट्रांजेक्शन मोटिव्स। तो जो स्टॉक भी है, जैसा कि आपने बताया कि सर दबा के रखेंगे बाद में प्राइस, इसके लिए भी जो है कि एंटी डंपिंग लॉ है। एंटी डंपिंग लॉ जो इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि ये यूज होता है, मतलब वैसे इसको हम आप डंप करके वस्तु को इस तरीके से नहीं रख सकते। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि सर उसको रख कर लेते हैं बाद में हायर प्राइस पर बेचते हैं, ये संभव नहीं है। देख, अब ये डिपेंड करता है कि वस्तु की नेचर पे। पेरिसेबल गुड्स है, नॉन पेरिसेबल गुड्स है। पेरिसेबल गुड्स का मतलब कि वस्तु आप बहुत ज्यादा दिन, मछली तो सच के नहीं रख सकते हैं, मांस तो नहीं रख सकते हैं, सब्जी तो नहीं रख सकते हैं ना। तो अब यदि कोई ड्यूरेबल गुड्स है जिसको हम 1 महीना 15 दिन रख सकते हैं तो संभव है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। ठीक है। और जो एक लेक्चर आप देखिएगा, हमको लगता है कि आप लोग को अभी नहीं आया है, चाहे आगे होगा, हाँ इसी में है, जस्ट अभी आएगा, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। अभी अभी नहीं उसको ये किए हैं, अभी आगे है। लेक्चर नोट्स ठीक में है। देखिएगा, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों जो है ना कि एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर उसमें मिलेगा कि यदि आप ज्यादा प्रोडक्शन करके सोच रहे हैं कि अभी दबा देते हैं बाद में बेचेंगे, तो उसका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। एसी लगाइए, ऐसे रखिए, इतना टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, ये सब चीज। ठीक। हाँ यदि ठीक है आप सर। यदि आप उसको कम प्रोडक्शन करके बेचते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। बार बार थोड़ा थोड़ा सामान मंगाइए और फिर बनाइए बेचिए, थोड़ा थोड़ा, तो बार बार मंगाने पर उसका कॉस्ट जो है कि सप्लाई, भाड़ा गाड़ी जो भी, हाँ इससे तो मार्केट में सप्लाई चेन भी ब्रेक होगा, कम 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 बनाएंगे और फिर कम नहीं बांटेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, ये भी ब्रेक हो गया। तो ये इसलिए वो दोनों सेक्शन से, जो इंटरसेक्शन से एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन का चैन डिसाइड होता है कि हमें इतना लेवल मेंटेन रखना है, हमारे स्टॉक इन्वेंट्री में इतना होना चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो जाए। शादी का सीजन शुरू हो गया, बहुत सारी चीजों की डिमांड हो जाती है जो कि नॉर्मल टाइम में नहीं होता है। जो फूड्स आइटम्स हैं उसमें कुछ ज्यादा आइटम्स का डिमांड हो जाते हैं, तो उस स्टॉक से मेंटेन किया जाए, किसी प्रकार का क्राइसिस का फीलिंग ना हो मार्केट में। और बोलिए, किन्हीं का और क्वेश्चन? सर हम्म सर काउंटर वेलिंग ड्यूटी में आप CIF वैल्यू बताए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, CIF वैल्यू जो है ना, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये है ना। जैसे अभी जस्ट किसी यस। बच्चा, हाँ एक क्वेश्चन पूछा कि क्या पूछा, हाँ पेट्रोलियम में से पूछा था ना कि कैसे इतना प्राइस हो जाता है। तो कॉस्ट, फ्रेट और इंश्योरेंस, जब हम कोई वस्तु फॉरेन से क्या बोलते हैं इंपोर्ट करते हैं, तो अब उसकी देखिए, कभी आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज उसका इंश्योरेंस भी होता है। इंपोर्ट करने की कुछ सर्टेन लागत भी होगी, फ्रेट भी होगा। तो इन तीनों चीजों को भी जब हम ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं तो वहाँ ये बेसिस होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी उसी प्रोडक्ट पर लगाया जाता है जो सेम प्रोडक्ट हमारे कंट्री में भी प्रोड्यूस हो रहा हो। यदि मान लेते हैं कि हम किसी, मान लेते हैं एक सिंपल मोबाइल का
इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारे कंट्री में भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारे कंट्री में उसकी कीमत ज्यादा है। चाइना में वो 500 में मिल रहा है, हमारे यहाँ 800 में। तो उसके साथ टैरिफ जो था, सीमा शुल्क जो था एक्साइज ड्यूटी के तहत, वो चीज तो वहां लगा है। उसके बाद सॉरी कस्टम ड्यूटी, उसके बाद जो है कि अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी एडिशनल चार्ज उस पर पुट किया जाता है, और एडिशनल चार्ज वही रेट होता है जो कि होम कंट्री में प्रोड्यूस किसी वस्तु का के ऊपर जो लगाया जाता है। और इसका उद्देश्य रहता एक ही होता है, जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है CIF का जो यूज करके लगाया जाता है, कि जो अपने कंट्री का जो प्रोडक्ट है, जो छोटे छोटे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके मोटिवेशन को बनाए रखना, और जो है कि वो डिप्रेस ना हो जाए कि हमारा बिक ही नहीं रहा है। स्वाभाविक है कि हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट कोई आ जाता है, सस्ते माल दाम में हमें मिलेगा तो हम क्यों महंगा प्रोडक्ट लेंगे, और उसकी जो है क्वालिटी क्या होगी ये भी कुछ नहीं है, जबकि कम ही दाम में सब कुछ मिल रहा है इक्विवेलेंट। तो हमेशा आदमी चीप एंड बेस्ट दोनों प्रेफर करता है। तो इसमें वो जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है उसका बेस होता है CIF, जिसको कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट कहते हैं। इज इट ओके? यस सर। सर एक और था लेक्चर 33 का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का 5th पॉइंट बताए थे ना सर, वो क्लियर नहीं है थोड़ा। अच्छा, एक्चुअली मैं तो रुको, सिस्टम बंद हो गया रीजन ना। ऑफ आप शेयर कर सकते हो क्या कोई? निकालता हूँ, एक्चुअली मोबाइल के लिए आपका सिस्टम तो बंद हो गया है। पॉइंट क्या है? कौन लेक्चर नंबर 33 ना? यस सर। एक सेकंड। इन्वेंट्री ऐसे करके कुछ शायद लिखा हुआ था, पॉइंट याद नहीं है सर हमको। Okay. To keep a steady stream of material flowing to retailers rather than making a single shipment of यस goods. सर। यही ना? सर यही है ना? There are 5 regions companies Yes. maintain inventory, ठीक ना? यस सर। ओके, ये कह रहा है कि टू कीप a steady stream of material flowing to retailers rather than making a single shipment of good to retailer. ऐसा नहीं, इसका कहता है कि जो खुदरा विक्रेता हैं उनके लिए जो मटेरियल्स का जो सप्लाई होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार पूरे शिपमेंट कर दिए उसके बाद पहुंचा दीजिए। इसीलिए जो लगातार मतलब कि एक सर्टेन इंटरवल पे, ठीक ना? तो सर्टेन इंटरवल पर, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति रॉ मटेरियल लेकर और अपने इन्वेंट्री में रखेगा तो उसका कैरिंग कॉस्ट, और जो है कि या तो कवरिंग रखेगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, और बार बार परचेज करेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसीलिए जो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट डिसाइड होता है जिसको ऑप्टिमम पॉइंट माना जाता है डाटा एनालिसिस करके। वो तो मैं ग्राफ से उसमें दिखाया हूँ ना। तो उस लेवल को हमेशा मेंटेन रखना होता है जिससे कि दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होते हैं, और यही कारण होता है कि उसी लेवल पे वो एक सर्टेन पीरियड पर ऑर्डर करता रहता है और मटेरियल प्राप्त करता रहता है, ना कि एक ही सिंगल जो है कि शिपमेंट में ज्यादा जो है कि गुड्स ले लेता है। इज इट ओके और नॉट? यस सर, क्लियर। दूसरा, आप लोग थर्ड यूनिट में हमको लगता है कि डिस्कस कर लिए थे, हम भूल के शेड्यूल कर दिए थर्ड यूनिट का भी फिर से ना? हाँ सर, थर्ड यूनिट मेंशन था सर उसमें। यस ओके। तो सर रीजन का 3rd पॉइंट भी एक बार बता दीजिए तो। ओके, रीजन प्राइस का ब्रेक और ऑर्डरिंग पर था। पॉइंट टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस ब्रेक फॉर ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल्स इन बल्क। वहीं तो एक क्वेश्चन पूछा था कुंदन ने, क्वेश्चन आपने सुना होगा कि कहा कि सर कुछ लोग उसको जो है कि रख लेते हैं
और बाद में प्राइस बेचने पर उसी को बढ़ने पर उसी को बेचते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो थोक में कच्चा माल का ऑर्डर देकर उठा लिया, एक बार कच्चा माल उठाकर अपने पास ज्यादा रख लिया मात्रा में, और देखा कि प्राइस ब्रेक का मतलब कि जैसे ही एक हिसाब से प्राइस अप हुआ चाहे ज्यादा हुआ, तो वो क्या हुआ कि ए रॉ मटेरियल सेम प्राइस पर, लेकिन जब वो सेल करेगा तो जो करेंट जो सिचुएशन है उस पर बेचेगा, तो उसी का बेनिफिट लेता है। तो इसीलिए होता है कि थोक कच्चे माल का ऑर्डर देकर वो प्राइस ब्रेक का लाभ उठाता है। इज इट ओके? यस तो ये चीज था सर। तो इसमें सर आप बताएं सर कि ये इन्वेंट्री में सर ये कुछ रूल्स भी है सर। तो सर रेमसीडीर जो सर ये था सर जो कोरोना में यूज हो रहा था सर, उसको भी सर कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग ऐसे ही किया सर, स्टॉक कर करके। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का भी सर किया सर। तो इस पे सर रूल क्या लगा सर? रूल कुछ नहीं लगा। ब्लैक मार्केटिंग आज तो कोरोना काल में भी सब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, कैसे लूट सको तो लूट लो आप। और हम कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप ये सोच रहे हैं हमदर्दी कि हमारा पेशेंट, उसको कोई भी प्राइस एनी हाउ आप पे करने के लिए तैयार हैं, खेत बिक जाए घर बिक जाए क्या हो, नो मतलब हमारे जो हैं जो लोग भी हैं वो बचें, सही सुरक्षित हो जाएं, ये आपका उद्देश्य है। वहां बैठा बंदा का पर्पस है कि वो एक न्यूट्रल टाइप का हो गया, कोई इफेक्ट नहीं, वो आते हैं लोग जाते हैं, यही है, यह उसका बिजनेस है। अब उसमें आप ये सोच रहे हैं ना, लेकिन वो अभी कितना न्यूज आप देखे होंगे कि रेमडेसिवियर का कितना बड़े मार्केटिंग हुआ, सिलेंडर का क्या हुआ। तो ओनली द रीजन बिहाइंड इट टू मेक मनी, not to serve the people who are suffering from such types of diseases. ओके हाँ सर, ठीक है सर। तो रूल तो कोई नहीं है, रूल पे चलकर ज्यादा पैसा नहीं कमाता है लोग। समझ रहे हो ना कुंदन? सही बात है सर, कॉन्ट्रैक्ट में यही बताया जाता है सर हम लोग को। वही तो, क्योंकि देखो रूल पे चलने वाले बेचारे को चलना मुश्किल हो जाएगा, किन्हीं का है, बहुत सारे लोग हैं ना उस तरह के प्रोफेशन में जो प्रैक्टिस करते हैं। यदि टीचिंग में भी बहुत सारे आप देख लो, टीचिंग प्रोफेसर में भी पहले हम लोग छोटे छोटे जब पटना में पढ़ते थे तो सुनते थे कि सारे जो एन कॉलेज जेन कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर थे, सब लोग कोचिंग पढ़ाते थे और करोड़ों रुपए उस कोचिंग से आता था। तो इट इज नॉट एथिक्स। स्टूडेंट आप जाके कॉलेज में ले नहीं रहे क्लास और घर में बैठ के पूरे कोचिंग जमाए हुए हैं, तो वहां भी देखो कि जो मनी क्रिएट हुआ वो कहीं ना कहीं इलीगल तरीका है। हाँ सर, बिल्कुल इलीगल तरीका है। अब तो खैर बहुत सारी चीज कमांड हो चुका है, पता नहीं पटना जो रहता होगा उसी को जानकारी होगी, हमको तो नहीं पता है। पटना तो सर अभी भी कोचिंग होता है हब। पढ़ाई सर, अभी भी होता है सर। अच्छा, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सर कभी कभी कुछ कुछ एसेट्स भी जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स के साथ साथ बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, तो क्या उस एसेट को भी हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल में रखेंगे या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में रखेंगे? एसेट्स तो अलग चीज हो गया। एसेट्स जैसे एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल में एसेट कैसे आएगा, जैसे मान लेते एसेट हो गया बिल्डिंग, लैंड, उसकी मशीन जिसकी 20 साल लाइफ है ना। कुछ मतलब कि एक मटेरियल को, मतलब एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने की एक मशीन का कुछ पार्ट मतलब बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है, तो वो तो हमारे लिए मतलब रेगुलर इंटरवल पे चाहिए होता है, तो उसको हाँ, इन्वेंट्री तो उसको नहीं, उसको नहीं रखेंगे, उसको उसमें नहीं रखेंगे। एक चीज है कि एक आपको पढ़े होंगे पीछे एक लेक्चर में कि एक इंस्पेक्शन बोर्ड होता है जो कंपनी में ये देखता है कि क्या टूट फूट सही चीज है कि नहीं हो। इंस्पेक्शन बोर्ड टेलर वाले आप पढ़े थे, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो टेलर का था, एक उसमें स्पीड बोर्ड था, इंस्पेक्शन बोर्ड था, रूट क्लर्क था, टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट क्लर्क था। तो उसमें हर व्यक्ति की असाइन ड्यूटी रहती है, जो वो चीज वो सेक्शन को देखेगा जो आप एसेट्स की बात बोल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कुछ टूट फूट होता है तो उसको हम उस कॉस्ट में लेंगे जिसको क्या बोलते हैं, आप पढ़े थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में
एक कॉस्ट पढ़ाए थे ना, क्या उसको बोलते हैं जी, वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल पढ़े थे। नहीं सर, ठीक वो से देखे थे। सर वो लेक्चर अभी नहीं देख पाए थे, मतलब तो ये तो लेक्चर पीछे ही है, देखिए सब लेक्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। तो उसमें मैं बता रखा हूँ कि जो वर्किंग कैपिटल है, आपको डेली जैसे आप गाड़ी रखे हैं तो पेट्रोल भराना है, मजदूर की जरूरत हो गई, कभी कोई मैकेनिक्स की जरूरत हो गई, तो वो वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल का मतलब ही है कि वो धन इसलिए रखा गया है कि सिस्टम स्मूथली फंक्शन करते रहे ना। मजदूरी को पे करना है, रॉ मटेरियल को परचेज करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सिर्फ रॉ मटेरियल को रखकर उसको मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर आती है और जो मैनेज किया जाता है उसकी बात करते हैं। लेकिन ये जितना भी एक्सपेंडिचर आता है, जो है क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जो कैपिटल वर्क कर रहा है उसको क्या बोलते हैं स्मूथली फंक्शन करे बिना किसी हर्डल्स के, उसको एक्सपेंसेस के लिए जो मनी रखी जाती है उसको वर्किंग कैपिटल, तो वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। या जो प्रिकॉशनरी मोटिव, किसी अचानक कोई घटना हो जाए उसके लिए रखते हैं, तो वो उसमें आ जाएगा। जो मैं लेक्चर उसमें बता रखा हूँ, जो 53 मिनट का लेक्चर होगा, देखना बड़ा आ सकते वहीं। ठीक है सर। और सर हम्म सर कस्टम ड्यूटी का बताया था सर, वेरियस टाइप, प्रोटेक्टिव ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, दोनों सर हमको एक ही लगा सर, अंतर क्या है दोनों सर? देखिए, एंटी डंपिंग और प्रोटेक्टिव ड्यूटी का यहाँ मतलब है कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उन उन प्रोड्यूसरों को किसी प्रकार की मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। एंटी डंपिंग में क्या होता है कि उसका उद्देश्य, इंटेंशन जो कंट्री है उसका ये हो सकता है कि आपको इंडिया जैसे कंट्री के इंडस्ट्री को ध्वस्त करना है, तो इतना सस्ता करके एक ही बार भेज दो उस कंट्री में, सस्ता कीमत पर, कि कितना 200% लगाए तब पर भी हमारा माल उसके लिए सस्ता ही रहे, और वहाँ ऑटोमेटिक अपने जो है जो भी प्रोड्यूसर हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दें कि भाई कैसे हम क्या करें। और जो प्रोटेक्टिव है, एक हिसाब से कुछ रेट पर, सर्टेन रेट से अपने होम इंडस्ट्री जो है प्रोड्यूसर हैं उनको सेव करने के लिए कुछ रेट से लगाया जाता है, जैसे काउंटर वेलिंग की ड्यूटी का मैंने बताया। तो लगभग सेम ही है, लेकिन उसका जो वे ऑफ तरीका है वो थोड़ा सा अलग अलग है जी। पर ठीक है सर। क्योंकि देखिए इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्शन है जिसमें कि हम उनको बचाने के लिए अपने जो है कि रीजन क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में यदि सारे लोग एक हो जाएं और फ्रस्ट्रेट हो जाएं, काम न करें, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर हमारी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ, हम कब तक खरीद कर खाएंगे? अपने ऊपर भी तो डिपेंड रहना होगा ना। इसीलिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से इकोनॉमी को स्ट्रिक्ट रखा गया है, और कहाँ किसका अप्लीकेशन करना है, ताकि जो है कि अपना सिस्टम भी हैम्पर ना हो। क्योंकि जैसे लोग कहता है ना कि आप सुने होंगे कि इसको चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट कीजिए, ये कीजिए, तो बहुत बच्चे बोल देते हैं कि जब इतना ही करना है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं खुद ही बैन कर दे रही है। आता है क्वेश्चन ना? हाँ सर, यस आता है। सर तो आता है। आपको सर यस सर। बताएं सर कि इंटरनेशनल ट्रेड भी कुछ होता है सर, उसके लॉ के अनुसार कुछ उसमें होना हाँ, चाहिए। उसमें जो है कि उनका सरकार का, गवर्नमेंट का भी हाथ बंधा हुआ है। इसलिए आप नहीं डिमांड कीजिएगा तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो कोई खरीदे नहीं करेगा, तो फिर यहाँ का जो व्यापारी है वो वहां से नहीं मंगाएगा। एक ही वजह से, और गवर्नमेंट एक लिमिट ही तक लगा सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के नाते उसको उन सारे नियमों को फॉलो करना होता है। चलिए, आज तो लगता है कि ज्यादा डिस्कस हो गया। सर लेक्चर एक क्वेश्चन 30। और था बोलिए। सर, छोटा सा चीज है सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर बताएं कि सर इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है। लेक्चर नंबर 30 का सर ये था। तो सर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन कौन सा सर आएगा, देखिए मतलब क्या क्या आएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखिए एक एरिया डिफाइंड होता है, और उसमें यदि कोई हमारा जो इंडस्ट्री है
वो धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको एक सुविधा दी जाती है, क्योंकि यदि बाहर हो रहकर प्रोड्यूस करता है किसी वस्तु का, तो उसको बहुत जितने भी रूल्स अदर इंडस्ट्री पर अप्लीकेबल हैं वहीं उस पर भी अप्लीकेबल होंगे, जिससे उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो बढ़ सकती है। तो यदि वो खुद स्पेशल इकोनॉमी में जाता है, उसका लिस्ट है, लिस्ट में नहीं देखा हूँ, देखकर बता दूंगा आपको, जारी कर दूंगा कौन कौन है उसको। तो यदि वो उसमें जाकर अपना प्रोडक्शन शुरू करता है तो उसको पहले तो 5 साल तक पूरी तरीके से फ्री रखा जाएगा, फिर 5 साल, अगले 5 साल के लिए कुछ सर्टेन नॉमिनल परसेंटेज से उस पर लगेगा जो भी टैक्सेज होंगे ना, फिर अगले 5 साल तक कुछ स्पेशल। तो इस प्रकार से वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी वो पार्टिकुलर एरिया है, और उसमें इन इंडस्ट्री को एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा दी जाती है। एक मोटिवेशनल स्टेप्स है कहिए, जिसमें कि वो एंट्री वहां करते हैं तो उनको ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। आपका क्या क्वेश्चन यही था? क्वेश्चन सर था कि कौन कौन सा सर आएगा, जैसे कि ऐसे तो समझ गए सर कि जो वीकर है या लुप्त होने कगार पे है उसको ये देते हैं सुविधा, लेकिन सर इसमें क्या क्या आएगा सर? वो तो चेंज होते रहेगा, क्योंकि कौन कब लुप्त हो जाए सर वो। इसका लिस्ट है, मैं देखूंगा, तो ऐसे तो नहीं बताऊंगा क्या क्या है, लेकिन उसको देख कर बता दूंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में याद दिला देना, मैसेज अगर ड्रॉप कर देना, मैं लिस्ट बता दूंगा ना। ठीक है सर। ओके। हमारी एक्टिविटी भी वॉच होगी, तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग काफी फुल एनर्जी से जो भी दिया जाएगा उसको कंप्लीट कीजिएगा। मैं यहाँ भी अपडेट कर ही देता हूँ, आज किया हूँ, आपने देखा लेक्चर? नहीं सर, 33 तक ही देखे सर अभी। हाँ, 33 ही अपडेट मैं किया हूँ इसमें गूगल क्लासरूम में आप लोगों का। हाँ सर, यूट्यूब पे तो देखे सर 33 सर आधा वीडियो देखे हैं। नहीं तो पूरा देखो, नहीं देखोगे तो एक बार बर्डन हो जाएगा, ठीक ना, फिर मुश्किल हो जाएगा, और इसके बाद अब अपॉर्चुनिटी नहीं है सीखने के लिए, इसलिए जितना लर्न करना है आप लोग यहाँ तक सीख लीजिए, इसके बाद जो है कि बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरा अब लगता है दूसरा क्लास का भी टाइम हो गया, आई थिंक टाइम हो गया इसका, किसका, सॉरी, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स